So, a very warm welcome all of you students for the next lecture of rotational dynamics. और आज हम लोग इस लेक्चर में रोटेशनल डायनेमिक्स के सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। और अगर आपने गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक पढ़ी होगी तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 से। तो लेट अस बिगिन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सम हाउ एन एंट इज स्टक टू द रिम ऑफ अ बाइसाइकिल व्हील ऑफ डायामीटर 1 मीटर, करेक्ट? While the bicycle is on the central stand, the wheel is set into rotation and it attains the frequency of 2 revolutions in 10 seconds. ठीक है, तो इसका मतलब है कि पहले शायद ये हमारा जो बाइसाइकिल था वो रुका हुआ था और अब 10 सेकेंड बाद उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई 2 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, राइट? एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। एंगुलर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है मतलब हम काइनेमेटिकल इक्वेशंस यूज़ कर सकते हैं, राइट? तो लेक्चर नंबर 2 में मैंने आप लोगों को सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस बताए हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय द एंट इन 10 सेकेंड्स। ओके, मतलब थीटा निकालना है, थीटा नहीं एन निकालना है, एन टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन 10 सेकेंड्स एंड टाइम टेकन बाय इट फॉर फर्स्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन एंड द लास्ट कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन को। द वेरी फर्स्ट थिंग इज़ हम डेटा लिख लेते हैं इसका। तो इसका डेटा कुछ ऐसा है कि डायमीटर अगर 1 मीटर है तो रेडियस उसका हाफ होगा, तो रेडियस होगा 0.5 मीटर। इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 हर्ट्ज़, ये इसकी फाइनल फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ कब है? 10 सेकेंड बाद। और इनिशियली मैं मान के चलूँगा कि ये रुका हुआ है और टाइम लगा 10 सेकेंड्स, करेक्ट है? और मुझे ढूंढना क्या है, देखो, टाइम टेकन, नंबर ऑफ रोटेशंस ढूंढना है, टाइम टेकन टू कंप्लीट फर्स्ट रेवोल्यूशन, टाइम टेकन टू कंप्लीट लास्ट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या फाइंड करूंगा? मैं फाइंड करूंगा अल्फ़ा, बिकॉज अगर मैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस को देखूं तो मुझे अल्फ़ा की बार बार ज़रूरत पड़ेगी। और सबसे पहले मैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस निकालने वाला हूं, तो आप ध्यान से सुनना। अगर बॉडी कंप्लीट करती है एक रेवोल्यूशन तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है 2 पाई। ये हम सब जानते हैं कि अगर बॉडी घूमेगी एक बार तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई। तो जब आप लेक्चर नंबर 2 देखा होगा आपने तो आपको पता होगा मैंने एक फॉर्मूला दिया है कि अगर नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस n है तो थीटा है 2 पाई n। ये एक फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस अगर n है तो थीटा है 2 पाई इंटू n, राइट? तो हमको नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मिल जाएंगे। कितने टाइम के बाद चाहिए? 10 सेकेंड के बाद। और इनिशियल फ्रीक्वेंसी जानते हैं, मतलब फाइनल फ्रीक्वेंसी जानते हैं, मतलब हम क्या जानते हैं? हम इनिशियल फ्रीक्वेंसी तो 0 है और फाइनल फ्रीक्वेंसी भी जानते हैं, लेकिन मुझे अल्फ़ा सबसे पहले निकालना है। मैं पहले अल्फ़ा निकालूंगा और उसके लिए मैं फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज़ करूंगा। आई होप एवरीवन नोज द फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, जो यहाँ पे चेंज होके क्या हो जाएगा? ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फ़ा टी, करेक्ट है? तो देखते हैं। तो आई विल बी यूजिंग द काइनेमेटिकल इक्वेशन। ओमेगा इक्वल, देखो मैंने फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा लिख दिया और इनिशियल वाले को ओमेगा नॉट लिख दिया। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी, और आप चाहिए तो इसको ओमेगा 2 इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फ़ा टी भी लिख सकते हो। मैंने ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी लिखा। फाइनल फ्रीक्वेंसी मैं जानता हूँ, तो ओमेगा इज़ 2 पाई एफ, इनिशियल वाला 0 था, तो अब इसमें टाइम मुझे पता है 10, तो मुझे अल्फ़ा मिल गया, करेक्ट है? ये मेरा अल्फ़ा है 0.4 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो ये इक्वेशन में थीटा को अगर मैंने 2 पाई n लिखा, ओमेगा नॉट तो मेरा 0 है और टाइम मैं ऑलरेडी जानता हूँ और अल्फ़ा मैं फाइंड कर चुका, राइट? तो व्हाट आई कैन फाइंड फ्रॉम दिस, आई विल गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कि 10 सेकेंड में बॉडी ने कितने रेवोल्यूशंस कंप्लीट किए। तो आप ये स्टेप देखना, मैं थीटा के जगह पे 2 पाई n लिख रहा हूँ, ओमेगा 0 है, अल्फ़ा 0.45 मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। सॉल्व करेंगे तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस 10। अब उन्होंने क्या पूछा है, ध्यान से सुनो, कि पहला रेवोल्यूशन करने को कितना टाइम मिलेगा, कितना टाइम लगेगा, और 10th रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा, राइट? पहला रेवोल्यूशन मतलब एंगल कितना घुमा। देखो मेरा प्लान बहुत सिंपल है। पहला रेवोल्यूशन मतलब एंगल कितना घुमा, एक रेवोल्यूशन मतलब एंगल घूमेगा 2 पाई, तो थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई। ये तो एकदम करेक्ट है। तो थीटा मैं जानता हूँ 2 पाई। अब थीटा 2 पाई है तो टाइम कितना लगेगा वो मैं आराम से निकाल सकता हूँ, और फॉर्मूला मैं यूज़ करने वाला हूँ यही वाला, राइट? उस टाइम को मैं t1 लिखूंगा, मतलब जब थीटा 2 पाई होगा तो टाइम को मैं t1 लिखूंगा। तो एक रेवोल्यूशन मतलब थीटा 2 पाई और उसको करस्पॉन्डिंग टाइम को मैं t1 लिख के यही फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा, क्योंकि अल्फ़ा तो सेम रहेगा, राइट? तो अगर मैंने यही फॉर्मूला यूज़ किया थीटा 1 इक्वल टू ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, तो मुझे टाइम मिलेगा √10 सेकेंड्स। और √10 अगर आप लॉग बुक से निकालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, या आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, राइट?
अब आप ध्यान से सुनना क्या होने वाला है। नाउ ये भी पूछा है कि व्हाट इज़ द टाइम टेकन टू कंप्लीट द 10th रिवोल्यूशन। तो देखो अब थोड़ा सा दिमाग लगाना। समझो अगर 10 बार रिवॉल्व होने के लिए उसे कुछ टाइम लगा होगा, 15 सेकेंड लगा, 10 बार रिवॉल्व होने के लिए 15 सेकेंड लगा, और 9 बार रिवॉल्व होने के लिए उसे 12 सेकेंड लगा। सो 10 बार रिवॉल्व होने के लिए समझो 15 सेकेंड लगा, और 9 बार रिवॉल्व होने के लिए 12 सेकेंड लगा, तो 10वें रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगा होगा? 15 माइनस 12, बराबर है ना। मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 रेवोल्यूशंस माइनस टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रेवोल्यूशंस इज इक्वल टू टाइम टेकन टू कंप्लीट द 10th रेवोल्यूशन। तो यही लॉजिक मैं यूज़ करने वाला हूँ। अब मैं ये इमेजिन कर लेता हूँ कि लेट टी डैश बी द टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रेवोल्यूशंस, मतलब 9 रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, मैं उसको टी डैश मान लेता हूँ, राइट। क्योंकि 10 रेवोल्यूशन वाला टाइम तो मैं पहले से जानता हूँ, करेक्ट है ना। 10 रेवोल्यूशन वाला टाइम तो उन लोगों ने पहले से दिया हुआ है मुझे, करेक्ट। उन लोगों ने 10 रेवोल्यूशन के लिए 10 सेकेंड लगता है ऐसा बोला हुआ है पहले से, राइट। तो मैं ये ढूंढ लेता हूँ कि 9 रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा। 9 बार घूमना मतलब तुम्हारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा 2 पाई इंटू एन ना, तो 2 पाई इंटू 9 होगा, तो 18 पाई। अब मैं फिर से एक बार यही फॉर्मूला यूज़ करूँगा और मुझे टाइम मिल जाएगा टी डैश। और ये टी डैश क्या होगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट हाउ मेनी रेवोल्यूशंस? टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रेवोल्यूशंस। तो देख लेते हैं, राइट। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो देखो मुझे आंसर आएगा 9 रेवोल्यूशंस को कितना। देखो ये तो 1 रेवोल्यूशन को टाइम लगा, ये तो पूछा था इसलिए मैंने निकाला। अब मुझे क्या पूछा है कि फाइंड आउट द टाइम टेकन टू कंप्लीट द 10th रेवोल्यूशन, राइट। तो मैंने 9 सेकेंड के बाद वाला टाइम निकाल लिया, 9 रेवोल्यूशन के बाद वाला टाइम निकाल लिया। तो 9 रेवोल्यूशन के बाद कितना टाइम लगेगा? देखो ये आंसर आ गया 9.486। मतलब 9 रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगा? 9.486। और 10 रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगा हुआ था? 10 सेकेंड। तो 10th रेवोल्यूशन को कितना टाइम लगेगा? देखो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। टाइम टेकन टू कंप्लीट द लास्ट रेवोल्यूशन दैट इज 10th रेवोल्यूशन विल बी टाइम टेकन टू कंप्लीट 10 रेवोल्यूशंस माइनस टाइम टेकन टू कंप्लीट 9 रेवोल्यूशंस। और ये दोनों टाइम हम निकाल चुके हैं। ये तो सीधा 10 सेकेंड दिया हुआ था और ये हमने अभी अभी 9 पॉइंट समथिंग निकाला, राइट। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द सम नंबर 12। और सम नंबर 12 ही हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज प्रॉब्लम था, करेक्ट। सो नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। Question number 14. Part of a racing track is to be designed for a curvature of 72 meter. We are not recommending the vehicles to drive faster than 216. मतलब ये जो रोड है ये डिज़ाइन किया गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 72 है और ये 216 किलोमीटर पर आवर है, वो रिकमेंडेड स्पीड है। रिकमेंडेड स्पीड का मतलब होता है ऑप्टिमम स्पीड, मतलब ये बेस्ट स्पीड है गाड़ी चलाने का, राइट। विथ वॉट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, मतलब एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है। बाय वॉट हाइट विल इट्स आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, बाय वॉट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज, मतलब उसका आउटर एज है। आई होप ऑल ऑफ यू नो दैट जब रोड को बैंक करते हैं तो रोड को टेढ़ा बनाते हैं ऐसे। अगर आपने रोड को टेढ़ा बनाया तो जो बाहर वाला एज है वो हाइट पे होगा एज़ कम्पेयर टू दी अंदर वाला एज। तो हम लोग को वो हाइट भी ढूंढना है और एंगल भी ढूंढना है। और ये याद रखना, ये जो स्पीड है वो कौन सा स्पीड है? वो ऑप्टिमम बेस्ट स्पीड है। तो ये लेक्चर नंबर 2 में ही हमने किया है, राइट। लेक्चर नंबर 2 में किया है रोटेशनल डायनेमिक्स में, और देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रेडियस 72 मीटर्स दिया है, वेलोसिटी को मैंने मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लिया, एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा है और एच पूछा है। एच मतलब द हाइट ऑफ द आउटर एज विथ रिस्पेक्ट टू इनर एज, और विड्थ ऑफ द रोड दिया है 10 मीटर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये वी ऑप्टिमम है, याद रखना, सीधा सीधा फॉर्मूला है ऑप्टिमम स्पीड का। वी ऑप्टिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा, राइट। तो वी ऑप्टिमम इज इक्वल टू रूट ऑफ आर जी टैन थीटा। इसको आप स्क्वायर कर लो, टर्म्स को रीअरेंज कर लो, तो टैन थीटा आएगा वी स्क्वायर बाय आर जी और थीटा आएगा टैन इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर बाय आर जी, ठीक है। इसमें आप वी के वैल्यू को डाल लो और सब सब्सटीट्यूट कर लो। तो मेरे ख्याल से जी को हम 10 लेंगे, राइट, क्योंकि गवर्नमेंट बुक ऐसा चाहती है कि हम हमेशा जी को 10 लें। तो अगर हम जी को 10 लेके सॉल्व करेंगे तो थीटा आएगा टैन इनवर्स ऑफ 5, और टैन इनवर्स ऑफ 5 आप लॉग बुक में देखोगे तो 78 डिग्रीज 41 मिनट्स। फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, जिनको लॉग बुक देखने नहीं आता वो लॉग का वीडियो देखेंगे मेरा, राइट। तो ये 78 डिग्रीज 41 मिनट्स आ गया, हमारा थीटा मिल गया। अब क्या पूछा है कि व्हाट इज बाय व्हाट हाइट विल इट्स आउटर एज बी विथ रिस्पेक्ट टू द इनर एज इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड। कितना होगा? लेट अस सी। तो
पहले मैं रोड का डायग्राम बना देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। तो ये रोड का डायग्राम है, मतलब ये रोड ऐसे है, ये रोड का इनर एज है, इनर एज राइट, और ये रोड का आउटर एज है। तो रोड ऐसे टेढ़ा हुआ है राइट, रोड टेढ़ा हुआ है, आप देख लेना अच्छे से। ये एच हमको पूछा हुआ है और ये एंगल हम निकाल चुके हैं। अब देखो मतलब ये विड्थ ऑफ द रोड है, ये डब्ल्यू इज़ विड्थ ऑफ द रोड, ये रोड की चौड़ाई है राइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय डब्ल्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू एच बाय डब्ल्यू। सो एच इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन थीटा, थीटा हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, करेक्ट है ना। थीटा कितना था वो हम निकाल चुके थे राइट। देखो आपको अगर कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो मालूम है तो आप बाकी सारे रेशियो फाइंड कर सकते हो। जैसे आपको टैन थीटा मालूम है तो साइन थीटा कॉस थीटा निकाल सकते हैं, अगर हमको कॉस थीटा मालूम है तो साइन थीटा टैन थीटा निकाल सकते हैं राइट। तो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं राइट। सी इट्स वेरी इजी, सी जस्ट सी दिस। तो अब हम क्या करेंगे कि मैं जानता हूँ कि टैन थीटा 5 है, आपको याद नहीं आ रहा है तो एक बार फिर दिखा देता हूँ। ये देखो टैन थीटा 5, थीटा टैन इनवर्स ऑफ 5 तो टैन थीटा 5, ठीक है। अब टैन थीटा अगर 5 है तो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। देखो टैन थीटा 5 मतलब 5/1, तो एक छोटे से ट्रायंगल में अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ तो टैन थीटा 5/1 मतलब क्या होता है, 5 ऑपोजिट मान लूँगा और 1 को क्या मानूंगा, एडजेसेंट, बिकॉज टैन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर ये 5 और ये 1 तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये वाला जो साइड होगा वो होगा √26, इतना तो सबको आता ही होगा, करेक्ट। तो अब इसमें से साइन थीटा भी तो मिल गया। व्हाट इज साइन थीटा, साइन थीटा इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा के जगह पे मैं लिखूंगा 5/√26 और विड्थ ऑफ द रोड 10 मीटर दिया हुआ था और इसको कैलकुलेट कर लूँगा तो हाइट का आंसर आएगा 9.806 मीटर, करेक्ट। सो दिस इज़ हाउ यू सॉल्व योर क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग 4th सम देखते हैं, मेरे ख्याल से 15th सम है राइट, क्योंकि गवर्नमेंट बुक में स्टार्ट ही 12 से हो रहा है सम्स, तो 15th है। देखो अब क्या होगा कि ये वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए ये 15 सम के बाद में मैं कट कर लूँगा वीडियो और मैं नया वीडियो बनाऊंगा जो मैं 1-2 दिन बाद पोस्ट करूँगा। जैसे कि ये वीडियो शायद अगर मैं कल कर रहा हूँ तो इसका अगला पार्ट जो है मैं परसों करूँगा, बट ज़्यादा दिन का गैप नहीं रखूँगा, यू डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। तो देख लेते हैं सी और एक बात बता देता हूँ, हमारा रोटेशनल डायनेमिक्स में अभी भी कुछ 2-3 वीडियोस आना बाकी है। बट क्या हो रहा था कि बच्चे बार बार प्रेशर दे रहे थे कि सर आप सम्स, पहले हम लोग को सम्स चाहिए सर, हम लोग को सम्स चाहिए, इसलिए मैंने सम्स के वीडियो बना दिए। तो ये अगर कल मैं डालूंगा तो डेफिनेटली इसके जो आगे वाला पार्ट है, क्योंकि टोटल 22 क्वेश्चन है तो ये वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए, इसलिए मैं इसको एक दिन छोड़ के नेक्स्ट डे में डालूंगा राइट, तो इसके अगले पार्ट को। तो स्टार्ट करते हैं। The road in the question number 14 above is constructed as per the requirements। मतलब अब ये वही क्वेश्चन नंबर 14 का ही कंटिन्यूएशन है। तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या हुआ था आपको मैं याद दिला देता हूँ। हमको टैन थीटा 5 मिला था, एंगल टैन थीटा 5, थीटा टैन इनवर्स ऑफ 5 था या टैन थीटा 5 था, लेकिन उस समय फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही थी। लेकिन अब क्या हो रहा है देखो, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल ऑन दिस रोड इज 0.8। विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, मतलब अब फ्रिक्शन है, विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, बाय हाउ मच कैन द अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस। चलो देख लेते हैं, ठीक है। हाँ हम जानते हैं मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है। देखो मिनिमम वी मिनिमम का फॉर्मूला हम जानते हैं, डायरेक्ट है कि ऑन अ बैंक्ड रोड विथ फ्रिक्शन द मिनिमम स्पीड इज गिवन बाय द फॉर्मूला √(rg) इन द ब्रैकेट tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 + म्यू एस tan थीटा, राइट। तो ये देखो tan थीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 + म्यू एस tan थीटा, राइट। ये वी मिनिमम है। अब आपको करना कुछ नहीं है इसमें, बस सब्सटीट्यूट कर दो वैल्यूज, आंसर तो आ ही जाएंगे, राइट। तो बस आप वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, आंसर आ गया वी मिनिमम का 24.59। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको किलोमीटर पर आवर में रखना है, बट मैं इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि ये गवर्नमेंट बुक में जो किलोमीटर पर आवर में दिया उसके साथ मैच हो। बट आपको याद रखना है कि आप आंसर ऐसे ही छोड़ सकते हो, मतलब द आंसर कैन बी केप्ट एज 24.59 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट। तो आपको पता है कि अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो वी मल्टीप्लाई विथ 5/18। तो ऑब्वियसली अगर हमको चेंज करना है तो 5/18 के जगह पे 18/5 आएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, राइट। तो इसका आंसर आएगा 24.59 इंटू 18/5, तो ये किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा और आंसर 88.52। तो ये आंसर अब गवर्नमेंट बुक के आंसर के साथ मैच हो गया, करेक्ट। अब और क्या पूछा है,
क्या अपर स्पीड लिमिट कुछ होगी, मतलब कुछ होगी स्पीड की लिमिट, जैसे लोअर स्पीड की लिमिट है वैसे अपर स्पीड की लिमिट क्या होगी। तो पहले हम देखते हैं वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है। मैंने तो आपको पहले से ही बताया कि अगर आपने वी मैक्स का याद रखा है तो उसमें म्यू एस के जगह पे माइनस म्यू एस डाल दो तो ये मिल जाएगा मिनिमम वाला, या अगर आपने मिनिमम वाली याद रखी है तो आप उसमें माइनस म्यू एस को प्लस म्यू एस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, मतलब साइन चेंज कर दो म्यू एस का। तो देखो आपको ये फॉर्मूला है मैक्सिमम स्पीड का। अब ध्यान से सुनना एकदम। फॉर दिस वी मैक्स टू हैव अ फाइनाइट वैल्यू, इसका आंसर आने के लिए क्या होना चाहिए, देखो 1 माइनस, अगर ये म्यू एस टैन थीटा 1 से ज़्यादा निकला, म्यू एस टैन थीटा 1 से ज़्यादा निकला तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1 माइनस 1 से ज़्यादा, तो नेगेटिव आ जाएगा आंसर। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, मतलब वेलोसिटी थोड़ी नेगेटिव आ सकती है, रूट ऑफ नेगेटिव इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, करेक्ट है। तो ये पक्का है कि इसका फाइनाइट आंसर आने के लिए या कुछ ना कुछ आंसर आने के लिए म्यू एस टैन थीटा को 1 से कम होना पड़ेगा। मैं फिर एक बार बता देता हूँ, फॉर वी मैक्स टू हैव सम फाइनाइट आंसर, सम फिक्स्ड आंसर, म्यू एस टैन थीटा शुड बी लेस देन 1। तो म्यू एस टैन थीटा 1 से कम होना चाहिए, ठीक है। लेकिन हमारा म्यू एस कितना है 0.8 है, देखो आप, और टैन थीटा कितना है 5। तो म्यू एस इंटू टैन थीटा मतलब म्यू एस इंटू 5, सॉरी 0.8 इंटू 5 तो 4 आ गया। तो हमारा तो टैन थीटा 4 से 1 से ज़्यादा आ गया, करेक्ट है, 4 आ गया। तो हमारा म्यू एस टैन थीटा कितना आ गया 4। तो स्पीड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब स्पीड लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ। आपको वेल ऑफ डेथ याद होगा शायद। वेल ऑफ डेथ में क्या होता है, आप जितना जोर से चलाओ उतना अच्छा, आप नीचे नहीं गिरोगे। वैसे ये रोड में आप जितना भी स्पीड में चलाना चाहो, क्योंकि एंगल ऑफ बैंकिंग बहुत ज़्यादा है, 78 डिग्री के आसपास आई थी आंसर, अगर आपको याद हो tan इनवर्स ऑफ 5। तो आप जितना स्पीड में गाड़ी चलाओ उतना अच्छा है, आप नीचे नहीं गिरोगे, करेक्ट है। सो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं एक दिन बाद अपलोड कर लूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।